हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 11 जनवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आज की डिस्कशन करेंगे पर उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर मेंटर्स गाइडेड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी 2023। देखिए, आप जानते हो कि धीरे धीरे हम प्रीलिम्स के नज़दीक आते जा रहे हैं। उसी वजह से हमारी टीम की तरफ से एक नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है जिसके अंदर आपको 34 टेस्ट मिलेंगे। इसमें 7 सीसेट्स के टेस्ट भी इंक्लूडेड हैं। यहाँ पर किस तरह से आप प्रीलिम्स अच्छे से क्रैक कर सकते हो, तो मेंटर्स आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। और ध्यान रहे कि ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। साथ में ही हिंदी एंड इंग्लिश दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इस कोर्स को एनरोल करने के लिए आप www.onlyis.in पर जा सकते हो या फिर कुछ डाउट्स के लिए हमें इन नंबर्स पे भी आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। पहला टॉपिक है हमारा भोपाल गैस स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग। पहले मैं आपको थोड़ी ना इसकी हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। देखिए, एक्चुअल में 2 और 3 दिसंबर की रात 1984 के अंदर क्या हुआ, जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड है, दैट इज यूसीआईएल का जो पेस्टिसाइड प्लांट है, वहां पर एक केमिकल एक्सीडेंट हुआ। सर, क्या केमिकल एक्सीडेंट? यहां पर देखिए, जो मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। ये जो पर्टिकुलर हाईली टॉक्सिक गैस थी ना, इसकी एक्सपोजर में आ गए कितने, 5 लाख लोग। ठीक है ना, ये पर्टिकुलर फैक्ट्री थी यूसीआईएल की। यहां से हमें देखने को मिला ये गैस लीक हुई एंड नियरली 5 लाख लोग इंपैक्ट हुए। इसका देखो, कुछ स्टार्टिंग में हमें इंपैक्ट देखने को मिला कि लोगों को आईज के अंदर इरिटेशन हुई, सफोकेशन हुई, कफ वगैरह हुआ, पर लंबे टाइम के अंदर भी इसका इंपैक्ट हमें देखने को मिला। ठीक है, जो लोगों के लंग्स थे उनमें इंफेक्शन हो गया, प्रेगनेंसी लॉस हमें देखने को मिला, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वहां पर एक तरह से इंक्रीज देखने को मिला। जो लोगों की समझने की शक्ति थी उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आया, लोगों को अल्सर हो गया। इस तरह के अलग अलग इश्यूज यहाँ पे देखने को मिले थे। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी था और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट भी था। तो ये एक मेजर इशू आया, क्यों? मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से। ठीक है ना, इसकी काफी स्मेल होती है, पर साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स के प्रोडक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है और काफी ये रिएक्टिव होती है, काफी आसानी से इसमें ज्वलनशील होती है। जो फ्लेमेबल की बात करते हैं ना, तो ये सारी चीजें आपको एमआईसी के बारे में पता होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या थे, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिए हैं। तो अभी सर क्या हुआ है? अभी देखो, जो यूनियन कार्बाइड था ना, उसने बात करी है कि मैं और पैसे नहीं दूंगा। ये आप यहाँ पे नोटिस भी कर सकते हो, वी वोंट पे अ फार्थिंग मोर, हम कुछ और पे नहीं करेंगे, ऐसा यूनियन कार्बाइड की तरफ से कहा गया है। एक्चुअल में ना देखो, बात क्या है, इन्होंने जो इतना इंपैक्ट आया लोगों के ऊपर, लोगों की जिंदगी के ऊपर इतना नेगेटिव इंपैक्ट आया, तो यूनियन कार्बाइड ने ना कुछ पैसा जरूर दिया। ठीक है ना, तो 470 मिलियन के करीब करीब, 470 मिलियन यूएस डॉलर, इतना पैसा इन्होंने जरूर दिया। पर सेंटर जो हमारी गवर्नमेंट है उसको लगा कि नहीं, ये जो पैसा था ये काफी नहीं था, इससे भी ज्यादा पैसा इनकी तरफ से बनता है। ठीक है, दरअसल में हुआ क्या था, गवर्नमेंट और इनके बीच में एक तरह का, आप मान लीजिए 1989 के अंदर हमें एक सेटलमेंट देखने को मिलता है। पर हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, जो सेटलमेंट है ये प्रॉपर नहीं है और बहुत और फंड्स भी देने की जरूरत है। अभी ये जब सेंटर ने ये बात करी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके रिगार्डिंग लिया है कि कैसे इसको करना चाहिए, क्योंकि देखो अब तो 30 साल हो चुके हैं इस चीज को। 1989 में जो सेटलमेंट हुआ था ना, उसको हमें 30 साल देखने को मिल जाते हैं। तो सेंटर ने जो क्यूरेटिव पिटिशन होती है, जो क्यूरेटिव प्ली होती है एक तरह से, उसके अंदर बात करी थी कि एडिशनल फंड्स चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि 30 साल के बाद इस केस को कैसे रीओपन किया जाए, ये काफी एक गलत चीज होगी, तो इसको रीओपन करना काफी एक मुश्किल चीज है। तो ये सारी चीजें चलती जा रही हैं। ठीक है, तो एक तरह से वर्क इन ट्रांजिशन है ये जो पूरा प्रोसेस, देखते हैं कि क्या इसका आगे और क्या आता है। बट हमें क्या पता होना चाहिए था मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में, भोपाल गैस स्ट्रेटजी क्या है, ये सारी चीजें और वो सारी चीजें हमने अच्छे से समझ ली हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ब्लैक बक। अभी क्या हुआ है, जो एक आईआईएससी है, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसकी एक स्टडी ने ये बताया है कि जो ब्लैक बक्स है उनके रिगार्डिंग किस तरह के इश्यूज हैं। ठीक है ना, जो अलग अलग इनके ऊपर चैलेंजेस आते हैं, उसके रिगार्डिंग कैसा रिएक्ट करते हैं, उसके रिगार्डिंग एक स्टडी आई थी। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ब्लैक बक आखिर होते क्या है। देखो, आप सभी जानते होंगे, ठीक है, काला हिरन जो आप बात करते हैं ना, तो ब्लैक बक हमें उस कैटेगरी में देखने को मिल जाते हैं। इनको आप इंडियन एंटीलोप करके भी जानते हो, और ये आपको इंडिया और नेपाल के अंदर देखने को मिल जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर मिलता है, इसके अलावा ये और कहीं नहीं मिलता। ये उन एरियाज में ज्यादा मिलेंगे जहां पर ग्रास हो। ठीक है, आप इस पिक्चर में भी थोड़ा ना इमेजिन कर सकते हो, तो ठीक है ना, हल्का फॉरेस्टेड एरिया हो और पेरिनियल वाटर सोर्स। पेरिनियल मतलब कि जो लंबे टाइम के लिए, मतलब थ्रू आउट द ईयर जैसे पानी हो, वहां पर आपको ये चीज ब्लैक बक आपको देखने को मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज आप नोटिस कीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए पंजाब की, हरियाणा की, आंध्र प्रदेश की,
तीनों स्टेट्स का स्टेट एनिमल क्या है? इट इज ब्लैक बक। उसी तरह से ओडिशा के अंदर ब्लैक बक को कृष्णाश्रमर्ग इस तरह से भी बताया जाता है। ब्लैक बक जो होता है ना, वो दिन के समय ज्यादा एक्टिव होता है। देखो, एक होता है डायोर्नल, ठीक है, जो हम बात करते हैं कि दिन के समय ज्यादा एक्टिव होना। एक होता है नॉकटर्नल, वो वाले जो एनिमल्स, बर्ड्स जो रात के टाइम ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो इनमें से ब्लैक बक कौन सा है? वो दिन के टाइम पर ज्यादा एक्टिव होता है, रात के टाइम एक्टिव नहीं होता। एक और इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कि सबसे इंपॉर्टेंट, आप जानते हो, सबसे जो फास्टेस्ट एनिमल माना जाता है दुनिया में, दैट इज चीता। और चीता के बाद जो सेकंड फास्टेस्ट हम मानते हैं वो ब्लैक बक को ही मानते हैं। ठीक है, जो वाइल्ड जो मेल्स होते हैं उनके आप हॉर्न्स वगैरह देख सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक तरह का डिवीजन देखने को हमें मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN के हिसाब से इनका स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1, तो हमने अच्छा खासा इनको प्रोटेक्शन स्टेटस दे रखा है। और जो साइट्स है वहां पर अपेंडिक्स 3 के अंदर हमें ये चीज देखने को मिल जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट थ्रेट्स हैं, ठीक है ना। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की जो इनका जो लिविंग एरिया था उसमें हमें देखने को मिला है कि काफी उसकी डिस्ट्रक्शन हो गई है, डिफॉरेस्टेशन हो गया है। तो इनके जो एरियाज है वहां फ्रेगमेंटेशन आ गई है। उसके साथ ही कुछ नेचुरल कैलमिटीज हो सकती है, कुछ डिजास्टर्स आ सकते हैं इसकी वजह से, या फिर हंटिंग भी आप जानते ही हो, ठीक है ना। इनकी कुछ फेमस केसेस भी हमें देखने को मिले हैं हंटिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, एक कंजर्वेशन रिजर्व भी है, कहां देखने को मिलेगा हमें? नियर प्रयागराज, ठीक है, वो उनके लिए डेडिकेटेड, स्पेशली इनके लिए ही डेडिकेटेड किया गया है, राइट। तो देखो, इस तरह से क्वेश्चन ना यूपीएससी अक्सर पूछता रहता है कि कोई एनिमल न्यूज में हो, कोई पर्टिकुलर स्पीशीज न्यूज में हो, तो हमें उसके रिगार्डिंग पता होना चाहिए। जैसे यूपीएससी 2021 में हमारे सामने ये क्वेश्चन देखने को मिला था कि ये 3 एनिमल्स के बारे में हमें बताया गया था और पूछा गया था कि कोई इनको ना पकड़े, ठीक है, कोई प्रेडिटर इनको कैप्चर ना कर पाए, तो इसके लिए कौन से इनमें से ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप को रोल अप कर लेते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं? क्या हेजहॉग होते हैं, मार्मट होते हैं, या पेंगोलिन होते हैं? देखो, यहां पर अगर आप बात करें, ये दरअसल में क्या है? ये हेजहॉग है। ये नीचे मैंने क्या बनाया है? ये है पेंगोलिन और ये है मार्मोट, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं, हेजहॉग की बात कर लीजिए या पेंगोलिन की बात कर लीजिए, ये दोनों क्या होते हैं? ये अपने आप को रोल कर सकते हैं। आप देख भी रहे हो रोल कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने आप को ये प्रोटेक्ट कर लेते हैं प्रेडेटर से। पर जब मैं बात करता हूँ मार्मोट की, तो इनके पास इस तरह की स्केल्स वगैरह नहीं होते, ठीक है, स्पाइन्स वगैरह नहीं होते, तो अपने आप को ये रोल अप नहीं कर पाते, अपने जो वल्नरेबल पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। तो हेजहॉग ठीक है, पेंगोलिन ठीक है, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3। तो ये जो चीजें न्यूज में होती है ना, इनका थोड़ा ध्यान दिया करो। पेंगोलिन वगैरह की चर्चा देखो काफी हो रही थी, 2020 की बात भी कर लो, 2021 में भी इनके जो पोचिंग वगैरह के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती थी। तो जो चीजें न्यूज में होती हैं उनके रिगार्डिंग हमें एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। ठीक है सर, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज NCAP, दैट इज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अभी ना क्या हुआ है, एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट क्या है, किसके द्वारा है? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, ठीक है, आई रिपीट, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। इनके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है। उस रिपोर्ट के हिसाब से ना, जो हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, इसका असेसमेंट किया गया है कि ये कितना अच्छा काम कर रहा है एनसीएप, या कितना खराब कर रहा है। तो हमें देखो ये देखने को मिला है कि टोटल जो 131 सिटीज हमने सोची थी, उसमें से सिर्फ 49 सिटीज के अंदर हमें थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एक्चुअल में क्या था ना, देखो हमें ना 4 साल हो गए हैं, हमारी पहली नेशनल पॉलिसी हमने एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग लेकर आए थे कि कैसे एयर पोल्यूशन को हम रोक सकते हैं। तो पहली पॉलिसी यही थी, एनकैप, ठीक है ना, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम जो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज है वहां पर एयर क्वालिटी हम इंप्रूव करेंगे। पर सिर्फ 131 सिटीज में 49 सिटीज ही हमें ऐसी देखने को मिली है। तो आप मान सकते हो कि ना बहुत ज्यादा सक्सेस हमें यहाँ पर एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग नहीं देखने को मिली है, ठीक है। यहां पर आप जानते हो पर्टिकुलर मैटर 2.5 हो गया, पर्टिकुलर मैटर 10 हो गया। इनके रिगार्डिंग हम चाहते हैं कि 2017 के लेवल के हिसाब से 2024 तक 20 से 30% रिडक्शन देखने को हमें चाहिए। पर आपने नोटिस किया 4 साल के अंदर तो हम बहुत ही पर्टिकुलर कम सिटीज हैं जहां पर हम ये रिडक्शन लेकर आ पाए हैं। तो अभी भी हमें काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये 132 सिटीज हमने सिलेक्ट कैसे की? देखो, हमने उस तरह सिलेक्ट करी, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, NAAQS। इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमने देखा कि अच्छा ये वाली सिटीज है जो स्टैंडर्ड्स नहीं मीट कर रही, तो उनको क्या बोल दिया हमने? नॉन अटेनमेंट सिटीज। फिर इनको कोशिश करी गई कि कैसे यहाँ पर एयर पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। उसके बेस पे हमने ये चीजें अलग अलग प्लान्स बनाए, उस हिसाब से हमने ये चीज करने की कोशिश करी है। बट हमें अभी क्या पता लगा है कि बहुत ज्यादा सक्सेस इसके अंदर हमें नहीं देखने को मिली, क्योंकि बहुत ही कम ही सिटीज है जहां पर हम कम करने के अंदर सक्सेसफुल हुए हैं एयर पोल्यूशन को, ठीक है। जो सेंटर फॉर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, CPCB,
वो PM10 पार्टिकुलर मैटर 10 को कंसिडर करता है देखने के लिए किस तरह से कैसे फंड एलोकेट करने हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, इसके साथ ये भी बोला गया है कि हमें और क्वालिटी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस को और लेकर आना है ताकि हम देख पाए कि कैसी प्रोग्रेस यहाँ पर हमारे यहाँ पे चल रही है। राइट, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। देखो आपने ना वेरी श्योर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में सुना होगा। दरअसल इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है, वो थोड़ा पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा सर कैसे? बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर, कि वहां पे हेल्थ अच्छी नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, साफ सफाई नहीं है, इन सभी अलग अलग मायनों के ऊपर, इन सभी इंडिकेटर्स के ऊपर हो सकता है वो बाकियों से और पिछड़ा हुआ हो। तो इनको क्या बोल दिया जाता है कि आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हो। ठीक है, तो आपको आगे आना है, आपको कोशिश करनी है कि नहीं आप भी बाकियों के साथ अच्छे से कंपीट करो और आगे आने की कोशिश करो। ये हमारा लॉन्च हुआ था एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 के अंदर। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। तो उसी तरह से हमने ना एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम की बात करी है। जो जिला ब्लॉक होते हैं ना, जिला के अंदर ब्लॉक्स हमें देखने को मिलते हैं, तो ब्लॉक्स को भी यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। और इसको लॉन्च कब किया गया है, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज अभी रिसेंटली हुई है 7 जनवरी को। तो यहां पर हमने इस चीज को लॉन्च किया है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को। यहां पर हम क्या फोकस करेंगे, हमने डिफरेंट ब्लॉक्स को यहां पर देखा है। ठीक है, और ब्लॉक्स को ये चीज कोशिश करने की बात करी गई है कि आपके हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, यहां पर आप आगे बढ़ो। देखो आप जानते हो नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग क्या करता है, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह से ना क्या आएगा, एक हेल्दी कंपटीशन आएगा। अगर आपको देखो पता होगा कि आपके साथ वाला जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे बेहतर कर रहा है, तो आपके अंदर भी ना मोटिवेशन आएगी कि नहीं यार मैं इससे और मेहनत करूंगा। फिर सामने वाला भी सोचेगा कि नहीं मैं भी इससे ज्यादा और मेहनत करूंगा। तो इससे होगा क्या, जब ब्लॉक्स आपस में एक हेल्दी कंपटीशन के अंदर आएंगे, वो एक दूसरे से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। एंड इससे फायदा किसका होगा, इससे बेनिफिट किसका होगा, हमारे सभी के सभी इंडिया का। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर कोशिश करी जा रही है अंडर द प्रोग्राम एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। आप यहाँ पर नोटिस भी कर सकते हो कि जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर ना अभी सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और बेहतर करने की जरूरत है। तो हमने जो 50% के करीब करीब जो हमने ब्लॉक्स चयनित किए हैं वो इन्हीं 6 स्टेट्स के अंदर किए हैं, ताकि ये जो अलग ब्लॉक्स हैं जो थोड़े पिछड़े रह गए हैं, ये आगे आ पाए, यहाँ पर प्रोग्रेस और अच्छे से करी जा पाए। राइट, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज परशुराम कुंड। प्रधानमंत्री जी ने देखो परशुराम कुंड फेस्टिवल के रिगार्डिंग कुछ चीजें शेयर करी हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कहां पर है ये कुंड फेस्टिवल, परशुराम कुंड फेस्टिवल, दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश। और ये इतना इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाता है कि इसको नॉर्थ ईस्ट का कुंभ से की तरह भी जाना जाता है। ठीक है, कुंभ मेला आप जानते हो सभी, तो नॉर्थ ईस्ट कुंभ का नॉर्थ ईस्ट का कुंभ कौन सा है, कुंभ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, दैट इज परशुराम कुंड। ठीक है, हिंदू पिलग्रिमेज साइट है, आप सभी जानते हो। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के अंदर, आपको ब्रह्मपुत्र प्लेट्यू के अंदर ये चीज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लोहिताप डिस्ट्रिक्ट आप जानते ही है वहां पे। दरअसल में ना हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसकी एक प्रसाद स्कीम है, दैट इज पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड ऑगमेंटेशन ड्राइव। कि जो पिलग्रिम साइट्स हैं उनको कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं, उनको और कैसे डेवलप किया जा सकता है, ये सारी चीजें तो यहाँ पर परशुराम कुंड को भी यहाँ पर कवर किया गया है। ठीक है, ऑब्वियसली देखो जो हमारे हिंदू के अंदर सेज है परशुराम जी, उसके साथ इसका कनेक्शन माना जाता है। और अभी मकर संक्रांति भी आने वाली है, तो हजारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं वो इस कुंड में स्नान के लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो कमलांग रिजर्व फॉरेस्ट भी आपको इस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिल जाएगा इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं बट डेफिनेटली ध्यान में होने चाहिए। इस तरह के देखो आर्ट एंड कल्चर हो गया, इस तरह से क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं। जैसे 2019 में एक क्वेश्चन बना था कि कल्याण मंडप, ये जो नोटेबल फीचर है टेंपल कंस्ट्रक्शन का, वो कहां पर देखने को मिलता है, किसके किंगडम के, क्या चालुक्य है, चंडेल है, राष्ट्रकूट है, या फिर विजयनगर है। तो डेफिनेटली इसका आंसर देखिए विजयनगरा ही है। ठीक है, आप जानते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने विठल टेम्पल के बारे में जानते होंगे। ठीक है, जो विजयनगर के अंदर आपको विठल टेम्पल देखने को मिल जाएगा। वहां पर आपने देखा होगा कि किस तरह से जो बड़े बड़े पवेलियंस होते हैं, ठीक है, इनको आप अलग अलग सेरेमनीज के लिए यूज कर सकते हो, अलग अलग परफॉर्मेंसेज यहाँ पे करी जाती हैं। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, ये कल्याण मंडप फीचर आपको देखने को मिल जाता है इन द किंगडम ऑफ विजयनगरा। राइट, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पाइगा टॉम्ब्स। दरअसल में क्या हुआ है, यूएस एम्बेसडर्स के द्वारा इन पर्टिकुलर टॉम्ब्स को रिस्टोर किया जा रहा है इन द सिटी ऑफ हैदराबाद। अब यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट ने ना कुछ असिस्टेंस दी है, कितनी, $2.5 लाख की, ताकि ये जो पर्टिकुलर टूम्स है इनको आप अच्छे से इनको कंजर्व कर पाओ, इनको अच्छे से रिस्टोर कर पाओ। देखो आप सभी ना हैदराबाद के निजाम्स के बारे में जानते होंगे। तो ये जो निजाम थे ना, इनके कुछ लॉयलिस्ट हुआ करते थे। ठीक है, दैट इज पैगा फैमिली से वो बिलोंग करते थे। तो इन्हीं पैगा फैमिली से कॉरस्पॉन्डिंग वहां पे आपको टूम्स देखने को मिल जाएंगे। दरअसल में अगर आप नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे आपको कब्रिस्तान देखने को मिल जाएगा, एक बहुत ही प्राचीन कब्रिस्तान है।
पर उस कब्रिस्तान को भी इस तरह से डिजाइन किया गया है, वहां पे आपको अच्छे टूम्स देखने को मिल जाएंगे, मॉन्यूमेंट्स हो गया, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े नेक्रोपोलिस इसको बोलते हैं, एक प्राचीन कब्रिस्तान की तरह मान सकते हो। तो उनको कैसे आप वहां के कल्चर को रिस्टोर करना चाहते हो, तो ये सारी चीजों के लिए यहाँ पे असिस्टेंस हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको मुगल आर्किटेक्चर भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ इस्लामिक आर्किटेक्चर का ना एक सब कंपोनेंट मान सकते हैं आप, मूरिश आर्किटेक्चर। तो मूरिश स्टाइल हो गया, दोनों का एक कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 200 साल से भी ये पुरानी चीजें हैं, तो डेफिनेटली इंडिया की हिस्ट्री के रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एंड इसी वजह से इसकी रिस्टोरेशन हो गया, इसके कंस्ट्रक्शन हो गया, कंजर्वेशन के रिगार्डिंग ये इतना सारे काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि टूम्स और मॉन्यूमेंट्स हो गया या फिर नेक्रोपोलिस हो गया, जो मैंने बात करी कब्रिस्तान की, इनको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये थे आज के कुछ टॉपिक्स, ठीक है। मैं 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, ठीक है। नीचे मुझे आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताइएगा कि कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। जो मैंने कल क्वेश्चंस दिए थे उनको मैं क्विकली आपको बता देता हूं। पहला था प्रवासी भारतीय दिवस, क्या सर ये जबलपुर में हुआ था? नहीं सर, ये हुआ था इंदौर के अंदर, तो ये हो गया पहला फॉल्स। दूसरा, हिमालयन ग्रिफन वल्चर क्या सिर्फ इंडिया में पाया जाता है? नहीं सर, ये तो जैसे तिब्बत हो गया, थाईलैंड हो गया, इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज मैंने आपको दी थी, तो ये स्टेटमेंट सर गलत है। यंग प्रोफेशनल स्कीम के अंदर क्या 30,000 इंडिविजुअल्स का हमें शेयर करने हैं वीजा? नहीं सर, ये 3,000 था, ठीक है। अल्जाइमर डिजीज क्या ब्रेन डिसऑर्डर के साथ थी? यस सर, दिस इज ट्रू। स्कालिन ए प्रोजेक्ट क्या रशिया के साथ था? यस, ये रशिया के साथ ही लिंक है। 1 भी बताया था, 2 भी बताया था, और फार ईस्ट रशिया का जो मैप था वो भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी थी। तो ये थे आज के टॉपिक्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। ये रहे 5 क्वेश्चन जो आपका मुझे नीचे आप ट्रू फॉल्स इसके आंसर आप मुझे नीचे बताइएगा, ठीक है ना। देखो पीडीएफ में यहाँ पे डेली अपलोड करवा देता हूँ, कई बार हो सकता है कुछ थोड़ा सा डिले हो जाता है, बट अदरवाइज डेफिनेटली आपको डेली इसकी पीडीएफ मिलती ही है। इस टेलीग्राम चैनल पे जाके आप अपनी पीडीएफ को भी एक्सेस कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।